मध्य पूर्व में एक चौंकाने वाली ऐतिहासिक घोषणा ने सबको हिला दिया है, जिसमें दो देशों ने इस हफ्ते एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है ताकि एक भयानक विनाशकारी सैन्य शक्ति को खत्म किया जा सके जो मध्य पूर्व पर कब्जा किए हुए है और जहां भी जाती है तबाही लाती है। वे दो देश लेबनान और इजराइल हैं और वे अपनी जमीनों पर काबिज आतंकवाद से अब तंग आ चुके हैं। क्या आपको हैरानी है कि लेबनान और इजराइल अब सहयोगी है, जबकि अभी तक आपने सुना था कि वे युद्ध में हैं? मीडिया फिर आपको गुमराह कर रहा है क्योंकि ये युद्ध कभी इजराइल बनाम लेबनान नहीं था। असल में लेबनान और इजराइल मिलकर उस इस्लामी शासन के खिलाफ हैं, जिसने लेबनान पर कब्जा कर वहां के लोगों को ऐसे युद्धों में जिनके लिए उन्होंने कभी वोट नहीं दिया घसीटा है। इस आतंकवादी संगठन का नाम हिजबुल्लाह है, जो ईरान के इस्लामी शासन के गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इसका ठिकाना लेबनान में है। अगर आप हिजबुल्लाह को लेबनान से अलग ना देखें तो इस हफ्ते का समझौता समझना मुश्किल है। तो आइए जानते हैं कि ये समझौता असल में है क्या और इसका मतलब क्या है, क्योंकि जिस तरह से इसे बनाया गया है वही अब तक का सबसे स्पष्ट सबूत है कि ये लड़ाई असल में किस बारे में थी। मध्य पूर्व में आतंक के खिलाफ जंग जारी है। JNS TV के मीरा के शो में आपका स्वागत है। असली समझौते से पहले इसका संदर्भ जानना जरूरी है। अधिकांश लोग लेबनान को मध्य पूर्व का पेरिस मानते हैं, जिसने बहुसांस्कृतिकता अपनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। बहुत से लोग इसका कारण नहीं समझते। 1980 में जब इस्लामी शासन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, उसने लेबनान की ओर देखा और ईरान के लिए इस देश के रणनीतिक महत्व को समझा। ये न केवल उनके दुश्मन देश इजराइल की सीमा से लगा हुआ था, बल्कि सीरिया के माध्यम से उन्हें समुद्र तक पहुंच भी देता था। और जैसे जैसे वे अपनी वित्तीय स्थिरता बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लेबनान की जरूरत थी, लेकिन वे इसे युद्ध के जरिए अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने हिजबुल्लाह नाम के एक आतंकवादी संगठन को गुप्त रूप से भेजा ताकि वे लेबनान पर अंदर से कब्जा कर सकें। क्या आपने सोचा है कि असली कब्जा कैसा होता है? हिजबुल्लाह लेबनान की सेना नहीं है और उसे देश की रक्षा के लिए नहीं चुना गया था। ये मिलिशिया ईरान ने 1982 में इसलिए बनाई थी ताकि इस्लामी गणराज्य के पास इजराइल की उत्तरी सीमा की ओर तनी बंदूक हो, वो भी दूसरे की जमीन से। साउथ अमेरिकी ड्रग कार्टेल से फंडिंग के लिए साझेदारी भी इसमें शामिल थी, लेकिन वो बात फिर कभी। ये व्यवस्था दशकों तक ऐसे ही चली जैसी बनाई गई थी। हिजबुल्लाह ने पैसा, हथियार और आदेश ईरान से लिए, लेबनान से नहीं। ईरान जब इजराइल पर दबाव बनाना चाहता, हिजबुल्लाह हमला करता था। जब लड़ाई हुई तो दक्षिण लेबनान जल उठा, न कि दक्षिण ईरान। उन्होंने इजराइल पर इन हमलों को इस तरह से पेश किया कि जैसे इजराइल पर ईरान की तरफ से नहीं, बल्कि लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष हो रहा हो, जबकि असल में ऐसा नहीं था। हिजबुल्लाह लेबनान के बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर अराजकता और विनाश लाता गया, जिससे लेबनान और इजराइल के लोग पीड़ित हुए। इसी बीच इस्लामी शासन दूर बैठकर अपना निर्माण करता रहा। लेबनान की अपनी सरकार और सेना के सामने इसी दौरान दो विकल्प थे, या तो हिजबुल्लाह से लड़ने की कोशिश करें, जिसके पास अनगिनत पैसा, संसाधन और ताकत थी, और शायद हार जाएं, या फिर बस सब कुछ होने दें। हिजबुल्लाह का कब्जा अभियान सिर्फ सैन्य नहीं था, ये बहुत ही जटिल था और इसका मुख्य ध्यान लेबनान के लोगों को किसी भी तरह, चाहे जबरदस्ती हो या चालाकी से, अपना समर्थन देने के लिए मनाने पर था, और वे वैधता भी हासिल कर रहे थे। याद रखें, अगर वे दुनिया के सामने इजराइल को बुरा दिखा सकते हैं, तो अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत जल्दी जो हुआ वो ये था कि लेबनान की सरकार और उसकी सेना ने जवाबी लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, और इस तथ्य के बावजूद कि समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि ये उनके देश के लिए बुरा है, जब तक उन्हें ये एहसास हुआ तब तक वे इसके बारे में कुछ करने के लिए लगभग असहाय हो चुके थे। हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है, ये समझना जरूरी है इससे पहले कि आप समझौता देखें। लेबनान और हिजबुल्लाह का संघर्ष हिजबुल्लाह और इजराइल के संघर्ष से दब गया। उन्होंने मुस्लिम लेबनानी, जिनमें कई फिलिस्तीनी थे, की दुश्मनी का फायदा उठाकर खुद को इजराइल के खिलाफ रक्षक बताया, और अक्सर जब उनका समर्थन कम होने लगता था तो बड़े सुविधाजनक ढंग से इजराइल के साथ कोई संघर्ष भड़क उठता था। जैसा कि हम जानते हैं, अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर के हमले के बाद हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन इसके पीछे ईरान था। वो एक खुले युद्ध में बदल गया। इजराइल ने आखिरकार लेबनान के अंदर गहराई तक हमला किया, हिजबुल्लाह के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं को मार डाला, जिसमें उसके लंबे समय से नेता हसन नसरल्लाह भी शामिल थे, और उसके हथियारों और सुरंग नेटवर्क का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। 2024 के अंत में युद्ध विराम हुआ, लेकिन वो बार बार टूटा। हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं छोड़े और इजरायली सैनिक भी पूरी तरह नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध विराम समझौते असली होते ही नहीं हैं। ये ऐसे समझौते हैं जो कई बार किए गए हैं, लेकिन हमेशा नतीजा एक जैसा ही होता है। इजराइल इलाका छोड़ देता है, लेबनान हिजबुल्लाह को हटाने की कोशिश करने पर सहमत होता है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाता। हिजबुल्लाह इस समय का इस्तेमाल फिर से संगठित होने, हथियार जुटाने के लिए करता है, और वे धीरे धीरे इजराइल पर फिर से हमले शुरू कर देते हैं, जिससे इजराइल का उत्तरी हिस्सा लगातार हमलों की चपेट में रहता है। इजराइल और लेबनान में दीर्घकालिक समाधान की मांग बढ़ी।
लेबनान युद्ध झेल रहा था, वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की। वैसे लेबनान के भीतर 79% लेबनानी लोग हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने का समर्थन करते हैं। बाकी 30% लेबनान के उस 1/3 हिस्से से है जो शिया मुसलमान हैं। और उस समूह के भीतर भी जो हिजबुल्लाह का बहुत समर्थन करते हैं, उनमें से 30% का मानना है कि निरस्त्रीकरण होना चाहिए। इससे एक पल के लिए छोड़े, क्योंकि इजराइल ने महसूस किया कि कुछ करना जरूरी है। उन्हें समझ आ गया था कि लेबनान हिजबुल्लाह से नफरत के बावजूद इस मुद्दे को हल नहीं कर रहा, इसलिए रणनीति बदलनी थी। तो उन्होंने लेबनान के भीतर एक बफर जोन बनाया, हिजबुल्लाह के गढ़ों में प्रवेश किया और इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा के लिए नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दुनिया ने इसे ऐसे दिखाया जैसे इजराइल लेबनान पर कब्जा करना चाहता है, जबकि असल में इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि लेबनान ऐसा नहीं कर रहा था। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक हिजबुल्लाह के रोजाना हमलों में मारे जाएं। या सचमुच लेबनान पर कब्जा करके वहां लंबे समय के संघर्ष में फंसना नहीं चाहते थे। समझ आ गया था कि नकली युद्ध विराम समझौते इसका हल नहीं है, ये समाधान बेहतर लगा। लेकिन यह वास्तव में कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है, और यही स्थिति है जिसे यह नया समझौता हल करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सैनिकों को लेबनान से कैसे निकाला जा सकता है, बिना इस डर के कि दक्षिण फिर हिजबुल्लाह के पास चला जाएगा। 26 जून को वॉशिंगटन में अमेरिका, इजराइल और लेबनान ने इसी समस्या के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये रोड मैप इजराइल को दक्षिणी लेबनान ऐसी शर्तों पर छोड़ने देता है जिससे इजरायली सैनिक जाते ही हिजबुल्लाह वहां न आ सके। ये इजराइल और लेबनान के बीच 1983 की असफल संधि के बाद पहली बार आपसी मान्यता है, यानी 43 साल बाद कुछ ऐसा हुआ है। इस दस्तावेज को देखने जा रहे हैं। समझौते का मतलब जानने के लिए हर सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, शर्तें ही असली दलील हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य साबित करना है कि ये लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध नहीं था। ये दोनों देशों का कब्जा करने वाली ताकत ईरान से आए हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध है, और इस समझौते की प्रतिभा तो वाकई अगली स्तर की है। तो पहला बिंदु है आपसी मान्यता। दोनों सरकारें एक दूसरे के शांतिपूर्ण अस्तित्व के अधिकार को पड़ोसी संप्रभु राज्यों के रूप में स्वीकार करती हैं, न कि लेबनान, इजराइल या हिजबुल्लाह के प्रति। दस्तावेज सिर्फ 2 पक्षों को मान्यता देता है, जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे हिजबुल्लाह की वैधता कमजोर होती है। इस अनुच्छेद का असली महत्व सैन्य रूप से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले हैं और उसकी सारी संरचनाएं भी नष्ट नहीं हुई हैं। युद्ध के मैदान में अब तक कुछ नहीं बदला, सिर्फ कानूनी और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। वैध लेबनानी सरकार ने अभी अभी आधिकारिक रूप से कहा है कि उसका इजराइल से कोई झगड़ा नहीं है, और उसने हिजबुल्लाह को अपनी ही जमीन पर काम करने वाला एक विदेशी संगठन करार दिया है। यही इस समझौते की प्रक्रिया है। लेबनान ने सिर्फ शांति दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि कानूनी रूप से हिजबुल्लाह से संबंध तोड़ रहा है। इससे इजराइल को वैध औचित्य मिल जाता है जो पहले नहीं था, ताकि वो दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सरकार के समर्थन से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सके। वे बिना राजनयिक दबाव या कब्जेदार का ठप्पा के नियंत्रित क्षेत्र में बैठे हैं, जो तब लगता है जब आबादी आपको ऐसा मानती है। ये बहुत बड़ी बात है। तकनीकी रूप से ये समझौता राजनीतिक शिष्टाचार से हटकर क्या बदलाव लाता है? दूसरा बिंदु, लेबनान गैर राज्य सशस्त्र समूहों का पूर्ण सत्यापित निरस्त्रीकरण और अपने क्षेत्र पर सशस्त्र बलों का अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायली सेना केवल पुष्टि के बाद ही क्षेत्र दर क्षेत्र बाहर पुनर्तैनात होती है, यानी इजराइल अभी पूरी तरह लेबनान से नहीं जा रहा, लेकिन इससे लेबनान को उसकी संप्रभुता वापस मिल रही है। ये लेबनान की असली सेना LAF को लेबनान की एकमात्र सेना होने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये पहले जो हुआ था उससे अलग क्यों है? एक सेकंड रुकिए, और इसी तरह हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। हिजबुल्लाह का नाम वास्तव में खास तौर पर लिया गया है। ये समझौता सिर्फ सशस्त्र समूहों के बारे में अस्पष्ट रूप से बात नहीं कर रहा है, और ये व्याख्या के लिए दरवाजा खुला नहीं छोड़ता। इसमें हिजबुल्लाह का नाम लिया गया है। कई महीनों तक ईरान चाहता था कि अमेरिका ईरान वार्ता में लेबनान भी शामिल हो, ताकि वॉशिंगटन हिजबुल्लाह पर दबाव रोकने की मांग को इस्लामिक रिपब्लिक पर दबाव रोकने की मांग के साथ जोड़ दे। लेकिन ये समझौता इसका उल्टा है। ये दोनों के बीच एक सख्त रेखा खींचता है और हिजबुल्लाह का नाम अकेले एक तरफ रखता है। अगर मैं ये न बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल और लेबनान ने ऐसा करने की कोशिश की है, तो मैं गलत होंगी। 1983 में इजराइल ने लेबनान में एक पहले का सैन्य अभियान चलाते हुए अमेरिका को बिना बताए लेबनान नेतृत्व से गुप्त शांति समझौता किया। वो संधि 1 साल में ही टूट गई थी,
क्योंकि लेबनान पर कब्जा किए सीरिया ने संसद पर दबाव डालकर उसे रद्द करा दिया था। 44 साल बाद लगभग उसी हफ्ते इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वॉशिंगटन को इजराइल नहीं कोई और मात दे रहा है। वो अब असली बातचीत में है और पिछला समझौता खत्म करने वाला सीरिया अब नहीं रहा। असद शासन दिसंबर 2024 में गिर गया था और हैरानी है कि हाल के वर्षों में मध्य पूर्व कितना बदल गया है। अब चौथा अहम बिंदु, इस समझौते में किसी को किसी पर भरोसा करने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि इस समय भरोसा करना कोई मायने नहीं रखता। ये दो छोटे पायलट क्षेत्रों से शुरू होता है, जहां लेबनानी सेना बढ़ती है और इजराइल पीछे हटता है। अमेरिका समर्थित सत्यापन से पुष्टि होती है कि हिजबुल्लाह का ढांचा हट चुका है। फिर अगला क्षेत्र खोला जाएगा। चुने गए ये दो क्षेत्र इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ सुरक्षा के लिए महत्वहीन है। ये परखने का अच्छा तरीका है कि लेबनानी सरकार और सेना हिजबुल्लाह के खतरे को वैसे ही हटा सकती हैं जैसे इजरायली सेना। एक सुरक्षा अनुबंध अभी भी तय किया जा रहा है और वही बाकी सब कुछ स्पष्ट करेगा। और ये कोई त्वरित समाधान नहीं है, इसे जानबूझकर धीरे धीरे किया जाएगा। एक क्षेत्र की जांच के बाद इजराइल हटता है, फिर अगले क्षेत्र से भी हटता है। 1949 से अब तक लेबनानी सरकार ने दक्षिणी हिस्से को नियंत्रित करने का वादा किया, लेकिन वो इसे लागू नहीं कर पाई, जिससे सभी पिछली व्यवस्थाएं विफल रहीं। अब सबसे अहम है कि क्या वे इसे लागू कर पाएंगे और कैसे। क्या इजराइल संतुष्ट होगा? इसी के साथ हम पांचवें बिंदु पर पहुंचते हैं। अमेरिका यह सिर्फ एक मध्यस्थ नहीं है, वे इसे लागू करवाने का भी काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन ने लेबनान को $100 मिलियन से ज्यादा मानवीय सहायता और $30 मिलियन से ज्यादा लेबनानी सेना को मजबूत करने के लिए दिए हैं, ताकि वो इजराइल द्वारा सौंपे गए इलाकों को संभाल सके। वे लेबनान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रशिक्षण देंगे। माना जाता है कि सेना में जरूरी क्षमता नहीं है, जिसे बदलने के लिए वे कदम उठा रहे हैं। असली मुद्दा पैसा नहीं, बल्कि उनकी जांच पड़ताल है। इस समझौते के तहत लेबनान के लिए एक संयुक्त निकाय बनाया गया है, जिसे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप कहा जाता है, और ये 24 घंटे सातों दिन चलता है। अमेरिका से उम्मीद की जाती है कि वो इस तीसरे पक्ष की इकाई का नेतृत्व करेगा, जो वास्तव में ये प्रमाणित करेगी कि हर पायलट जोन में हिजबुल्लाह के हथियार और ढांचा वाकई में हटा दिए गए हैं या नहीं। यही हिस्सा कई पुराने समझौतों में नहीं था। 2006 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव ने भी निरस्त्रीकरण मांगा था। इसकी निगरानी कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर सकता। अब अगर हिजबुल्लाह निरस्त्र नहीं हुआ तो उसे पकड़ने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला तंत्र बनेगा, और इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते। वैसे ये सब बेकार है अगर अगला प्रशासन वास्तव में इसे लागू करने के लिए काम नहीं करता। ये कहना सुरक्षित है कि इजराइल इस पर नजर रखेगा और हस्तक्षेप से नहीं डरेगा। इजराइल ने साफ किया है कि वो अमेरिकी समर्थन की सराहना करता है, लेकिन अब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं रहेगा। मैं ये हिस्सा इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि अगर नहीं कहा तो कोई कमेंट्स में जरूर कहेगा। अमेरिका ने इजराइल के हिजबुल्लाह के खतरे से अपना बचाव करने के खिलाफ अजीब रुख अपनाया था, ये सच है। उन्होंने ईरान समझौते को इजराइल और लेबनान की सुरक्षा से ऊपर प्राथमिकता दी, और इससे कई इजरायली बहुत असहज महसूस करने लगे। अमेरिका ने भले ही किसी और चीज को प्राथमिकता दी, लेकिन वे उसी समय हिजबुल्लाह से भी निपट रहे थे। मार्को रूबियो, जो इस समझौते के पीछे हैं, इसका प्रमाण है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका परिपूर्ण है या ये समझौता हिजबुल्लाह के लिए आदर्श अंत है। मुझे उम्मीद है कि ये हमें याद दिलाएगा कि बड़ी तस्वीर पर भरोसा करें और छोटी अवधि की घबराहट या गुस्सा जरूरी नहीं। इस्लामी खतरे से निपटना अमेरिका के लिए सिर्फ हिजबुल्लाह से बड़ी प्राथमिकता है। अगर मध्य पूर्व संप्रभुता चाहता है तो उसे अमेरिका पर निर्भरता खत्म करनी होगी। अब ये पूरी तरह साफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी अमेरिका की भागीदारी गलत है। समय के साथ हमें बड़ी तस्वीर दिख रही है और मुझे भरोसा है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ईरान चाहता था कि अमेरिका ईरान और हिजबुल्लाह की किस्मतों को एक साथ मिला दे, और ऐसा ही होता दिख रहा था, जिससे घबराहट फैल रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इस समझौते ने दोनों संस्थाओं को अलग किया और लेबनान और इजराइल दोनों को हिजबुल्लाह से निपटने की क्षमता दी। पिछले कुछ हफ्तों की घबराहट के बाद मुझे नहीं लगता कि इस बात की सराहना या जश्न उतना मनाया जा रहा है जितना होना चाहिए। तो अब पूरी तस्वीर पर ध्यान दें, क्योंकि इस हफ्ते ने हमें असल में यही याद दिलाया है। ये कभी भी जमीन के लिए युद्ध नहीं था, और ये कभी भी धर्म या जातीयता या आपने कहीं और जो भी पढ़ा है उसके लिए युद्ध नहीं था। ये तीन संप्रभुता की लड़ाइयां हैं जो एक ही हेडलाइन में छिपी हैं और इजराइल को बुरा दिखाती हैं। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक को गिराना, उसकी ताकत घटाना, ईरानियों को संप्रभु बनाना और मध्य पूर्व से प्रॉक्सी ताकत हटाना।
लेबनान में संघर्ष इस बात का है कि सिर्फ वहां की सेना ही तय करे कि देश युद्ध में कब जाए, ना कि किसी विदेशी समर्थित मिलिशिया। और इजराइल में ये अपने सबसे बुनियादी संप्रभु अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपने ही सीमाओं की रक्षा करने का, बिना किसी की इजाजत लिए, ताकि आतंकवाद को आने से पहले ही रोका जा सके। ये सभी संघर्ष अब आपस में जुड़े हुए हैं और इन उलझनों को सुलझाना और सही लोगों को सशक्त बनाना, न कि सिर्फ बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें गिराना, बहुत जरूरी है। लेबनान और इजराइल के लोगों को अपने देश के फैसलों पर नियंत्रण मिलना चाहिए और ये एक सही दिशा में कदम है। समस्या से निपटने के लिए रणनीतियां और शक्ति संतुलन बदले जा रहे हैं ताकि विकल्प बन सकें। ईरान, जो इन संघर्षों की जड़ है, अब सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी अपना प्रभाव खो रहा है। हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य 50 वर्षों से ईरान की सुरक्षा रणनीति का मुख्य आधार रहा है, जिससे वह वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत ऐसी पाइपलाइन बना रहे हैं जो इस जलदमरू मध्य को बाईपास करेंगी। वेनेजुएला का तेल भी दोबारा बाजार में है। देखिए, एक ऐसा कदम था जिसे तब किसी ने उस अनिवार्य ईरान युद्ध से नहीं जोड़ा था, लेकिन हमने जोड़ा था। इन रास्तों की वजह से दुनिया को होर्मुज की जरूरत नहीं रह गई और ईरान की धमकियां असरदार नहीं रहीं। ईरान पर दबाव लेबनान ही नहीं, हर जगह एक साथ डाला जा रहा है। साथ ही यहाँ एक और बड़ी बात भी हो रही है। ये समझौता 4 दशकों में पहला दस्तावेज है जो इन तीनों बातों को साफ साफ लिखित रूप में कहता है और उन्हें इस तरह से क्रमबद्ध करने की कोशिश करता है ताकि वे सच में हो सकें। ये कामयाब न भी हो क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसे आत्मसमर्पण बताया है और ईरान इसे वॉशिंगटन के साथ समझौते का उल्लंघन मानता है। साथ ही पिछली कोशिश 1 साल में असफल हो गई थी। 1983 के बाद पहली बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान वार्ता को अपने अनुसार मोड़ेगा और इजराइल को बुरा दिखाएगा। ये लेबनान और इजराइल को संप्रभु और सुरक्षित रहने की क्षमता देने के बारे में है और आदर्श रूप से इसके लिए मिलकर काम करने के बारे में है। और खाड़ी देशों को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है। वे ईरानी हमलों के खिलाफ कैसे संप्रभु रह सकते हैं? हैरानी की बात है कि वे अब मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मध्य पूर्व कट्टरपंथियों के खिलाफ एक साथ काम कर सकता है तो शायद, भले ही बाकी सभी मुद्दों पर सबकी राय अलग हो, हमारे बीच शांति का एक नया रूप आ सकता है। मैं आयरा येरका हूँ और आपसे अगली बार मुलाकात होगी।